Very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic biological evolution. Before going to start, first revise our previous class content, what we have completed previously. That in previous class में हमने origin of life discuss किया और Big Bang theory discuss किया और theory of evolution. that is एक बार theory of evolution पहले discuss कर लेते हैं, revision कर लेते हैं. that means कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में पहले जो ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो इवोल्यूशन हुआ उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया कि जो अर्थ पे जितनी भी लाइफ फॉर्म दिख रहे हैं वो एक्चुअली में वो लाइफ फॉर्म स्पेस के थ्रू स्पोर्स के फॉर्म में आए हैं और ये स्पोर्स हर प्लैनेट पे इन स्पोर्स को भेजा गया है और उससे लाइफ की ओरिजिन हुई है. देन इसके बाद बहुत सारी थ्योरी आई, दैट इज़ ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग भी थ्योरी आई. देन इसके स्पेशल क्रिएशन के अकॉर्डिंग भी थ्योरी आई और उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि जो अर्थ का इवोल्यूशन है वो बहुत अर्थ का जो इवोल्यूशन है वो जब ओरिजिन हुई अर्थ का तब जितने भी ऑर्गेनिज्म एज सच अभी दिख रहे हैं उस समय भी एज सच ही ऑर्गेनिज्म थे. दैट मीन्स कि जब अर्थ का ओरिजिन हुआ होगा तब ऑर्गेनिज्म भी एज सच रहे होंगे जैसे आज अभी दिख रहे हैं और जितनी डाइवर्सिटी अभी दिख रही है उस इतनी ही डाइवर्सिटी अर्थ के ओरिजिन के टाइम भी रही होगी. तो फिर इन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ 4000 ईयर पहले ही अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है जो बाद में 19th सेंचुरी में टोटली बाइकआउट कर दिया गया या लोग और जो अदर साइंटिस्ट थे इससे एग्री नहीं हुए. देन बाद में मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया कि इन्होंने जो बिग बैंग थ्योरी में जैसा कहा गया था उसके अकॉर्डिंग अपने लेबोरेटरी में सेटअप लगाया और वहाँ पे उसी कंडीशन को रखा, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट को रखा जो लाइफ की ओरिजिन से पहले जब अर्थ ओरिजिन हुआ होगा तब रहा होगा. तो हमें वैसे ही बायोमॉलिक्यूल मिले जैसे प्रिमिटिव बायोमॉलिक्यूल आरएनए और प्रोटीन हमें मिले. तो आरएनए और प्रोटीन हमें मिले और डिफरेंट हमें इससे ये पता चल गया कि डिफरेंट जो लाइफ फॉर्म है वो जो पहली लाइफ फॉर्म है वो एक्चुअली बहुत प्रिमिटिव रहा होगा और जहाँ पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल और जो वॉल होगी सेल वॉल वो प्रोटीन की. तो ये माना गया कि हो सकता है कि उस समय वायरसेस रहे हों जो लाइफ जब ओरिजिन हुआ हो. देन उन्होंने ये सेटअप लगाया, सेटअप के इसी तरीके से सेटअप लगाया. फिर इसके बाद सम अदर साइंटिस्ट ने भी इनके इसी सेटअप को मिलर के ही सेटअप को लगाया और उन्हें कुछ पॉलीसेक्राइड्स भी मिले और इससे ये पता चल गया कि जो एग्जामिनेशन है जो ऑब्जर्वेशन है वो करेक्ट है बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग. दैट कि जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है या ओरिजिन हुआ है वो 4 बिलियन पहले हुई है. देन इसके बाद एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में पहली फॉसिल एविडेंसेस भी डिस्कस होते हैं कि कौन कौन फॉसिल एविडेंसेस और इसी को क्या बोला जाता है इसी को फॉसिल एविडेंसेस की स्टडी पैलेंटोलॉजिकल इसी को पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस भी बोला जाता है और इसकी स्टडी पैलेंटोलॉजी के अंडर में की जाती है ना. फॉसिल से हमें ये पता चलता है कि बिफोर अगर हमें कोई फॉसिल मिलता है तो हम ये जान सकते हैं कार्बन डेटिंग के थ्रू कि वो फॉसिल कितना पुराना है और हमारे पास्ट टाइम में कौन सा लाइफ फॉर्म रहा होगा और उस टाइम का फीचर से हमें फॉसिल के फीचर से देख के ये भी हम एग्जामिन कर सकते हैं कि उस टाइम का एनवायरनमेंट कैसा रहा होगा, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कैसा रहा होगा ना. नेक्स्ट यहाँ पे इसके बाद हमने बहुत सारे एविडेंसेस जैसे कि होमोलॉगी ऑर्गन और एनालॉगी ऑर्गन के थ्रू हमने देखा. होमोलॉगी ऑर्गन के थ्रू जब हमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम थे पर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम होने के बाद भी वो
डिफरेंट डिफरेंट वर्क परफॉर्म कर रहे थे या फंक्शन कर रहे थे, तो इससे ये हमें पता चला कि ओरिजिन उनकी सेम एंसेस्टर से हुई है, लेकिन क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट पे हैं तो इसलिए वो मॉडिफाइड हो गए हैं। और इसी टाइप की थ्योरी को डाइवर्जेंट थ्योरी बोला गया। और एग्जांपल में जैसे कि 4 आर्म ऑफ ह्यूमन, बैट, चीता एंड बर्ड्स। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एक और एग्जांपल था एविडेंसेस में, जो स्टडी किया गया था इंग्लैंड में, जहाँ पे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे वाइट मॉथ ज़्यादा थे, लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे ब्लैक मॉथ ज़्यादा हो गए, या क्योंकि ब्लैक मॉथ ज़्यादा हो गए या डार्क विंग्ड मॉथ ज़्यादा हो गए। ये का एक्सेस क्यों हुआ डार्क विंग्ड मॉथ? क्योंकि पॉल्यूशन के बाद लाइकेंस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। डिस्ट्रॉय होने के बाद वहाँ पे जब वो अपने बैकग्राउंड में छिप जा रहे थे, जो वाइट मॉथ, वो एक्चुअली में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद लाइकेन के ख़त्म हो जाने से या एक्सटिंक्ट या मेनली डीजनरेट कर जाने से, तो वहाँ पे ये वाइट मॉथ अपने बैकग्राउंड में छिप नहीं पा रहे थे, और इसकी वजह से जो प्रेडेटर थे वो ईज़िली उन्हें अपना फूड बना ले रहे थे, और जिसकी वजह से उनका नंबर आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हो गया। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये भी पता चलता है कि इवोल्यूशन के टाइम और अभी तक हमें बस वही स्पीसीज़ दिख रही है जो प्रीडेटर से या तो बच गई है या अपने एनवायरनमेंट में किसी भी तरह से सरवाइव कर पाई है। अदरवाइज़ जो बहुत सारी स्पीसीज़ अभी भी ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट कर गए हैं, जो जैसे कि डायनासोर्स, और वो सरवाइव नहीं कर पाए हैं। जो भी चेंजेस आए हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस आए हैं या प्रीडेटर के वजह से एक्सटिंक्ट हो गए हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है मार्सुपियल्स के एग्जांपल। जितने ऑस्ट्रेलिया में जितने मार्सुपियल्स हमें दिखाई देते हैं, इतनी वैरायटी, हमें ह्यूज वैरायटी ऑफ मार्सुपियल्स दिखाई देती है और हमें कहीं नहीं दिखाई देते। तो ये भी एविडेंसेस हमें एक मिला, एक डार्विन फिंचेस का एविडेंस मिला, जिसमें डार्विन फिंचेस हमें एक आइसलैंड पे डिफरेंट जोग्राफिकल, अगर एक जोग्राफिकल गैलापागोस आइलैंड पे जब डार्विन वर्ल्ड टूर कर रहे थे, और वो गैलापागोस आइलैंड पे जब जाते हैं तो उन्हें एक फिंचेस की वैरायटी के कई सारी वैरायटीज़ उन्हें दिख जाती हैं। मतलब फिंचेस की कई सारी वैरायटीज़ दिख जाती हैं। ये वैरायटीज़ कैसे आ गई? ये एक ही आइलैंड पे वहाँ पे एडॉप्टिव रेडिएशन हो गया। दैट मीन्स कि वो अडॉप्ट कर गए। नॉर्मली जो फिंचेस होते हैं वो सीड ईटिंग बर्ड्स होते हैं, लेकिन क्योंकि सीड उतने अवेलेबल नहीं थे, या तो उस जगह पे, या ये रीज़न रहा हो, या कोई और रीज़न रहा हो जिसकी वजह से, या वो वहाँ पे वैरायटी उतनी दिख गई उनकी, वो कई वैरायटी दिख गए। दैट इज़ फ्यूगिवोरस भी बर्ड्स दिखने लगी, फिंचेस के फ्यूगिवोरस वैराइटीज़ भी दिखने लग गए, इंसेक्टिवोरस वैरायटी भी, विडिवोरस वैरायटी भी दिखने लग गए। तो ये डिफरेंट वैरायटी एक ही आइलैंड पे दिखे, तो इससे ये पता चला कि वहाँ पे एडॉप्टिव रेडिएशन हो गया। दैट मीन्स कि वो अडॉप्ट कर गए उस एनवायरनमेंट में, उस कंडीशन में। और मार्सुपियल्स भी डिफरेंट मार्सुपियल्स कैसे दिखे? नॉर्मली हमें एक जगह पर लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हमें कई वैरायटी के मार्सुपियल्स दिख जाते हैं, जैसे कि नॉर्मली एंट ईटर और नम्बैट। एंट ईटर नॉर्मली एरिया में रहेंगे, लेकिन ये मार्सुपियल नम्बैट ना माउस और नॉर्मली अनदर एरिया में, लेकिन मार्सुपियल माउस वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए वो अलग सर्वाइवल वहाँ पे शो करने लगे, या अलग मॉडिफिकेशन वहाँ पे शो करने लगे। लैमर ना ऑस्ट्रेलिया में, स्पॉटेड कस्कस यहाँ पे अलग वैरायटी शो होने लगी। फ्लाइंग स्क्वेरल और फ्लाइंग पैलेंजर इस तरीके से वैरायटीज़। और वुल्फ और टैस्मानियन वुल्फ,
ये डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। नाउ अब कम टू टुडेज टॉपिक दैट इज़ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल इवोल्यूशन मतलब क्या है? दैट इज़ स्पीसीज़ का इवोल्यूशन। हर टाइम टू टाइम स्पीसीज़ कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, कैसे चेंज इन स्पीसीज़ में कैसे चेंज आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे डार्विन थ्योरी आता है। डार्विन थ्योरी में नेचुरल सिलेक्शन की बात कही थी। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की बात कही थी। उन्होंने ये बताया था कि जो फिट रहेंगे, जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा फिट रहेंगे उस एनवायरनमेंट में वही सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज वो नेचर उन्हें सेलेक्ट करेंगे। दैट मीन जो ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे वो उन्हें नेचर खुद सेलेक्ट करेगा सर्वाइव करने के लिए, अदरवाइज जो वीक होंगे उन्हें नेचर रिजेक्ट कर देगा। तो हमें जो दिख रहे हैं इस टाइम वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से दिख रहे हैं ऑर्गेनिज्म, क्योंकि नेचर ने उन्हें सेलेक्ट किया है। अगर वो नेचर से सेलेक्ट नहीं होते तो वो डीजनरेट होते या एक्सटिंक्ट हो जाते हैं पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। जैसे कि एग्जांपल है, माइक्रोब्स डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अपने नंबर बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर उनका मीडियम, अगर एक गिवन मीडियम में उनका मल्टीप्लिकेशन अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर एनवायरनमेंट चेंज कर दिया जाए, दैट मीन्स कि सिमिलरली ए कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन ए गिवन मीडियम हैज़ बिल्ट इन वेरिएशन इन टाइम of ability to utilize a feed component। और अगर हम यही उस गिवन मीडियम में, तो वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मीडियम चेंज कर दें तब, दैट मीन्स अगर कल्चरल मीडियम अगर हम चेंज कर देंगे तो अभी चेंज करने के बाद वहाँ पे जो सर्वाइव कर पाएंगे उन्हें बोला जाएगा कि वो, और सभी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, वहाँ पे कुछ ही सर्वाइव कर पाएंगे जो स्ट्रांग रहेंगे, जो फिट रहेंगे और जो सेलेक्टेड रहेंगे। दैट मीन्स कि जो फिट रहेंगे वही नेचर के थ्रू सेलेक्ट किए जाएंगे, अदरवाइज जो फिट नहीं है उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे यही एग्जाम्पल में बताता है कि अगर हम बैक्टीरियल कॉलोनी को ग्रो करें इन गिवन कल्चरल मीडियम, तो हमें ये देखने को मिलता है कि सिर्फ कुछ ही बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं और कुछ बैक्टीरिया उस चेंज एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो हमें एक के बजाय अगर हमसे पूछा जाए कि किस मीडियम में बहुत और बेटर सर्वाइवल रेट मिलेगा, तो बी मीडियम में ज़्यादा बेटर सर्वाइवल रेट मिलेगा और फिट ऑर्गेनिज्म मिलेंगे बी मीडियम में इन कंपैरिजन टू ए मीडियम अंडर ए कंडीशन। क्योंकि ए कंडीशन तो वही कंडीशन है जिसमें वो लंबे समय से सर्वाइव करते आ रहे हैं, तो और जिसमें वो अडॉप्ट कर गए हैं ना। अब कंडीशन ऐसी दी जाए या एनवायरनमेंट ऐसा दिया जाए जिसमें हमें उनकी फिटनेस चेक करनी हो या नेचर को सेलेक्ट करना हो कि गिवन एनवायरनमेंट में वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म फिट है या नहीं है, तो एनवायरनमेंट चेंज करने से हमें ये पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर चेंज एनवायरनमेंट में फिट है या नहीं और सर्वाइव कर पाएंगे नहीं। और फिटनेस इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि उनका जेनेटिक बेसिस या जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या है। दैट मीन्स कि ये टोटली उनके जीन्स पर डिपेंड करेगा। उनके जीन्स अगर स्ट्रांग होंगे तो वो सेलेक्टेड होंगे और इवॉल्व हो जाएंगे, ईजिली इवॉल्व हो जाएंगे, दैट मीन्स कि डेवलप हो जाएंगे। अदरवाइज उनके जीन अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो उस एनवायरनमेंट में फिट नहीं बैठ पाएंगे और फाइनली रिजेक्ट कर दिए जाएंगे नेचर के थ्रू ना। यहाँ पे दो की कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट इज ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो ब्रांचिंग डिसेंट क्या है, नेचुरल सिलेक्शन क्या है? एक्चुअली डार्विन से पहले लैमार्क, एक नेचुरलिस्ट लैमार्क साइंटिस्ट, जिन्होंने एक ऑर्गन डिसयूज़ और यूज़ की बात कही थी, और इन्होंने ये बताया कि अगर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने पर्टिकुलर ऑर्गन का अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे
वो उतना ही डेवलप होते जाएगा एक जनरेशन के बाद अनदर जनरेशन एंड आफ्टर ए लॉन्ग जनरेशन, कई जनरेशन के बाद वो क्या होगा कि पर्टिकुलर उस ऑर्गेन के लगातार यूज़ करने से वो ऑर्गेन फाइनली डेवलप कर जाएगा और वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा अकॉर्डिंग टू द लैमार्क। और ऑर्गेन यूज़ और डिसयूज़ की इन्होंने बात कही थी। और फिर इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया जिराफ का और जिराफ्स, और उन्होंने ये बताया कि जिराफ नॉर्मली शॉर्ट हाइट नेक के थे, लेकिन ड्यू टू द एक्सटिंक्शन और ड्यू टू द लॉस ऑफ ग्राउंड वेजिटेशन और ग्रासेस, ग्राउंड वेजिटेशन और ग्रासेस के लॉस हो जाने से जो शॉर्ट नेक्ड जिराफ थे वो क्या होने लगे, वो टॉल ट्री के लीव्स पे डिपेंड हो गए और वही अपनी गर्दन को लंबा कर करके और आगे के फोर लिम्ब को और एक्सटेंड करके वो ऊपर की लीफ को फीड कर पा रहे थे और उन्हीं पर सरवाइव कर पा रहे थे। अदरवाइज जो शॉर्ट जो ऐसा नहीं कर पा रहे थे वो तो टाइम टू टाइम वो एक्सटिंक्ट होते गए, लेकिन जिन्होंने यूज़ किया अपने नेक का और नेक को एक्सटेंड किया और लेग को एक्सटेंड किया, वो फाइनली क्या हुए कि हर जनरेशन में क्या हुआ, इसके और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की वजह से नाउ प्रेजेंट डे में क्या हो गया, उनकी नेक जिराफ की कई जनरेशन में यूज़ करने के बाद उनकी नेक लॉन्ग हो गई और फाइनली जो नेक है वो लॉन्ग अभी प्रेजेंट टाइम में लॉन्ग नेक जिराफ दिखते हैं और जो शॉर्ट नेक हैं वो नहीं दिखते हैं। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ग्रास का शॉर्टेज हो गया, ग्रासेस का शॉर्टेज हो गया और उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए सिर्फ ट्रीज लीफ ही बची थी और उन पे फीड करना बहुत मुश्किल था और उन्हें उस लीफ पर फीड करने के लिए अपनी गर्दन को और ऊंचा करना होता था और फाइनली अपने लेग को और एक्सटेंड करना होता था, जिस वजह से जिस भी जिराफ ने ऐसा किया और ये जनरेशन हर जनरेशन तक फॉलो हुआ और क्या हुआ कि उस नेक के ज़्यादा यूज़ करने से फाइनली उनके जो जिराफ के नेक हुए वो फाइनली इवॉल्व हो गए और ज़्यादा डेवलप हो गए और लॉन्ग हो गए और फोर लिम्स भी उनके लॉन्ग हो गए ना, फोर लिम्स भी इनके लॉन्ग हो गए फाइनली। फिर इवोल्यूशन प्रोसेस से ये पूरा कंक्लूज़न निकला कि जो इवोल्यूशन है वो यूज़ और डिसयूज़ पे भी है, एक डिपेंड करता है कि हम कौन से ऑर्गेन सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या किस ऑर्गेन का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो हर जनरेशन में जेनेटिकली वो हर जनरेशन में जाएगा और इनहेरिट होगा वो कैरेक्टर कि उस ऑर्गेन का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे कि कोई कारपेंटर है तो कारपेंटर जैसे यूज़ करते हैं अपने औजार या अपने टूल्स, तो उनका ये हैबिट या ये स्किल हर जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है और उनके बॉडी पोस्चर है या बॉडी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं हर जनरेशन टू जनरेशन स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि नेचर तो सेलेक्ट करता ही है, साथ में नेचर सेलेक्ट करने के साथ जो एनिमल हैं वो अगर यूज़ करते हैं वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस, चाहे वो फिट हों या एनवायरनमेंट में फिट हो या अपने सर्वाइवल के लिए जो भी कर रहे हों वो करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो वो क्या होगा कि नेक्स्ट जनरेशन में भी इनहेरिट होगा और फाइनली नेचर से सेलेक्ट भी होगा और सर्वाइव भी होगा और पर्टिकुलर इवोल्यूशन भी होगा। नाउ अनदर वर्क ऑफ थॉमस मैल्थस on population influence Darwin natural selection is based on certain observations which are
factual. For example, natural resources are limited, populations are stable in size except for seasonal fluctuation or population of a population. थॉमस मैल्थस ने भी यही बात कही कि पॉपुलेशन में अगर नेचुरल रिसोर्सेज अगर लिमिटेड नहीं है तो वो पॉपुलेशन ग्रो करेंगे, लेकिन जैसे ही सीजनल फ्लक्चुएशन आता है, दैट मीन्स अगर सीज़न चेंज होता है तो वो वही पॉपुलेशन सर्वाइव कर पाएंगे, वही ऑर्गेनिज्म उस पॉपुलेशन के सर्वाइव कर पाएंगे जो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, फिट होंगे। अदरवाइज़ वो सर्वाइव नहीं करेंगे जो लेस स्ट्रांग और उतने फिट नहीं हैं। तो वो फाइनली क्या होंगे कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जैसे ही सीज़न फ्लक्चुएट करेगा वैसे ही वो जो ऑर्गेनिज्म है वो वही सर्वाइव कर पाएंगे, वो जो फिट होंगे। अदरवाइज़ वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जो अनफिट होंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एक और बात कही गई कि एक्सपोनेंशियल टाइप का पॉपुलेशन में ग्रोथ होगा, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगा। दैट मीन्स कि अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब कि लगातार बढ़ रहा है, लगातार पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने इनेट प्रॉपर्टी से ग्रोथ करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर यही रिसोर्सेज लिमिटेड कर दिया जाए तो वहाँ पे कंपटीशन होगा उस एक रिसोर्स को लेने के लिए। जब कंपटीशन होगा तो वहीं पे उस पॉपुलेशन की साइज़ लिमिटेड हो जाएगी, तब वो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल नहीं रह जाएगा। दैट मीन्स कि वो ग्रोथ पॉपुलेशन तब लगातार नहीं बढ़ेगी। नेचर ने ऐसा खुद किया है, लिमिटेड रिसोर्स रखा है कि वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाए जो उस रिसोर्स के लिए compete करेगा और आगे बढ़ेगा, compete करेगा और ज़्यादा कंपटीशन वही करेगा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। अदरवाइज जो स्ट्रांग नहीं है वो लोग कंपटीशन नहीं कर पाएंगे और फाइनली वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और डाई कर जाएंगे। तो सर्वाइवल के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो फिट है वही आगे बढ़े, अदरवाइज जो अनफिट है, क्योंकि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज कर दिए जाए तो वहाँ पे तो इस कंडीशन में वो भी सर्वाइव कर जाएंगे जो फिट नहीं है, क्योंकि उन्हें चाहिए। दैट मीन्स कि अगर उनकी अगर उनकी नीड है, अगर हम अनलिमिटेड फूड कर दें और उन्हें शेल्टर दें और जो जितनी भी नीड है उन्हें सब फुलफ़िल की जाए, तो वो अपने इनेट प्रॉपर्टी से और इनेट पोटेंशियल से ग्रो करेंगे और अदरवाइज़ जिनकी वो प्रॉपर्टी नहीं है, जो फिट नहीं है, वो भी अपने इनेट प्रॉपर्टी से ग्रो करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हमें ये नहीं पता चल पाता है कि कौन फिट है कौन नहीं, लेकिन हम जैसे ही हम लॉजिस्टिक डाल देते हैं और हम उनके लिए जो भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड कर देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कितना फिट है हमें ये पता चल जाता है और उस कंडीशन में वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि कंपटीशन है, रिसोर्स के लिए कंपटीशन है, तो वही सर्वाइव कर पाएंगे जो वहाँ पे फिट होंगे। अदरवाइज़ वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे जो अनफिट होंगे। तो ये भी एक तरीके से ये भी एक एडॉप्टेशन का एक तरीका है। एडॉप्टेशन या मतलब कि जैसे अगर इसी को दूसरे एडॉप्टेशन वे से लिया जाए कि अगर पर्टिकुलर रिसोर्सेज में जैसे कंडीशन चेंज हुई और रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए, वैसे ही अब उस लिमिटेड रिसोर्सेज में जो
अडॉप्ट कर पाएगा वही सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज अदर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, डीजनरेट कर जाएंगे। और मैनी जनरेशन के बाद हमें वही स्पीसीज दिखेगी जो स्ट्रांग होगी, जो उस एटमॉस्फेयर में बेटर लिव कर पाएंगे और उस हैबिटेट में बेटर होंगे। अदरवाइज जो नहीं फील बेटर करेंगे और जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वो वहीं पे एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। दैट मीन्स कि हमें जो अभी पर्टिकुलर जितनी भी स्पीसीज मिल रही हैं या जितनी भी हमें डाइवर्सिटी मिल रही हैं वो ऑलरेडी फिट हैं, तभी हमें इतनी क्योंकि उन्होंने कई एरा को क्रॉस किया है, कई एरा तक अपने सर्वाइवल को दिखाया है कि वो कितने फिट हैं। क्योंकि हर एरा में कोई ना कोई डिज़ास्टर आया है, जिस डिज़ास्टर की वजह से और जिस डिज़ास्टर की वजह से कई स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाए हैं और कई स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी हुए हैं। उस एरा को क्रॉस करके यहाँ तक आना ये बताता है कि वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। नाउ नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में जैसे कि मेंडल ने इनहेरिटेबल फैक्टर्स की बात कही थी कि फैक्टर्स या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर ले जा रहे हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर, वो एक्चुअली में फैक्टर्स हैं। लेकिन उस समय डार्विन ने इसे टोटली इग्नोर कर दिया था। फिर बाद में ह्यूगो डिब्रीज के वर्क के बाद ह्यूगो डिब्रीज ने इवनिंग प्राइम रोज पे जब इन्होंने अपना वर्क किया एक्सपेरिमेंट किए, तब इन्होंने म्यूटेशन का एक आइडिया बताया कि जो इवनिंग प्राइम रोज है इसमें डिफरेंट कलर क्यों दिख रहे हैं और इस फ्लावर में डिफरेंट कलर क्यों दिख रहे हैं, क्यों, म्यूटेशन की वजह से। और इन्होंने ह्यूगो डिब्रीज ने फिर फाइनली ये बताया कि जो कॉज ऑफ इवोल्यूशन है वो म्यूटेशन है। एक्चुअली में म्यूटेशन है, जो कॉज ऑफ इवोल्यूशन है वो म्यूटेशन है। और जो वेरिएबिलिटी हमें दिखाई दे रही है और डिफरेंट जो हम वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं हमें एनवायरनमेंट में, वो किसकी वजह से हैं, वो इसी म्यूटेशन की वजह से है। क्योंकि एक म्यूटेशन ही ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग बनाता है। लेकिन डार्विन ने जो चेंजेस वेरिएशन की बात कही थी, उन्होंने स्मॉल वेरिएशन एंड डायरेक्शनल वेरिएशन, दैट मीन्स कि डायरेक्शन में वो चेंज हो रहे हैं, डायरेक्शन में वो ग्रो कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं, तो उनका भी एक डायरेक्शन था। लेकिन ह्यूगो डिब्रीज ने जिस म्यूटेशन की बात कही थी कि ये डायरेक्शन लेस है और म्यूटेशन रैंडम है और डायरेक्शन लेस है, और डायरेक्शन लेस है क्योंकि ये सडन चेंज और सडन वेरिएबल लाते हैं ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन, जबकि वेरिएशन धीरे धीरे आता है और स्मॉल क्वांटिटी में आते हैं। देन इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल while डिब्रीज बिलीव म्यूटेशन caused स्पेशिएशन और hence called saltation। स्पेशिएशन, नाउ म्यूटेशन, सबसे पहले डार्विन ने जो इवोल्यूशन की बात की थी और इवोल्यूशन बताया था वो ग्रेजुअली चेंजेस हैं। इवोल्यूशन में ग्रेजुअली वो धीरे धीरे चेंज होते हैं, चाहे लैमार्क का एक्सपेरिमेंट हो या डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन की बात हो, तो ये दोनों ही ग्रेजुअली चेंज थे। लेकिन ह्यूगो डिब्रीज ने बताया कि म्यूटेशन से स्पेशिएशन, दैट मीन्स कि जो हमें हर्ब मिलते हैं, देन शर्ब मिलते हैं और लॉन्ग ट्रीज में मिलते हैं, ये स्पेशिएशन बता रहा है। ये डिफरेंट स्टेप और लेंथ ऑफ प्लांट बताते हैं। स्पेशिएशन यहाँ पे बताया जा रहा है, दैट मीन्स कि डिफरेंट स्टेप वाइज हमें ग्रोथ मिल रही है। लेकिन एक ग्रोथ कैसी मिल रही है, ह्यूज ग्रोथ मिल रही है। हमें हर्ब मिलते हैं, शर्ब मिलते हैं, देन
हमें ट्रीज़ मिलते हैं, तो ट्रीज़ भी 90 फीट लॉन्ग भी 100 फीट लॉन्ग हमें देखने को मिल जाते हैं, और इन ग्रास के कंपैरिजन में। तो हमें ये स्पेशिएशन कैसा है, स्टेप वाइज, लेकिन ह्यूज स्टेप है, लॉन्ग स्टेप है, तो लॉन्ग स्टेप हमें दिखाई देते हैं। Now study in population general letter brought out some clarity. पॉपुलेशन जेनेटिक्स से भी हमें सम क्लैरिटी हमें मिल सकती है ना। यहाँ पे जो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन है वो डार्विन के थ्रू भी इवोल्यूशन होता है, ने जो कहा उसके थ्रू भी इवोल्यूशन होता है। दैट मीन्स कि ग्रेजुअली इवोल्यूशन होते हैं, वेरिएशन कैसे होते हैं, ग्रेजुअली होते हैं। और म्यूटेशन, दैट मीन्स कि म्यूटेशन से भी एक न्यू स्पीसीज़ बनती है, एक वेरिएबल स्पीसीज़ बनती है, एक जो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके ऐसे भी स्पीसीज़ बनते हैं। लेकिन मेजरली जो स्पीसीज़ है वो एक्चुअली म्यूटेशन, अगर वो म्यूटेशन अच्छा है, वो सर्वाइवल के अकॉर्डिंग है, तो वो जो प्रेजेंट स्पीसीज़ है वो म्यूटेशन के बाद हो सकता है कि वो इसीलिए म्यूटेट हुए हैं ताकि वो पर्टिकुलर उसमें सर्वाइव कर पाए, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है उस चेंज एनवायरनमेंट का वो रिज़ल्ट हो, जिसकी वजह से वो म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेट ही सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज जो म्यूटेट है वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि एक म्यूटेशन से ही ग्रेजुअल चेंज आने में टाइम लगता है, लेकिन हो सकता है कि उतना टाइम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पास ना हो, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए और उसमें उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना ही करना हो, तो उस टाइम में म्यूटेशन ही हेल्प करते हैं, क्योंकि वो सडन चेंज लाते हैं, सडन वेरिएबल लाते हैं। जबकि ग्रेजुअल वेरिएबल बस जब धीरे धीरे एटमॉस्फेयर चेंज होता है तब वो सर्वाइव कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास।